Assalamualaikum and welcome back to our channel. Today we are going to explain the poem Wind written by Ted Hughes. So यहाँ पर विंड जो है एज अ मेटाफर यूज किया गया है और हम विंड को एक्चुअल विंड के तौर पर भी देखेंगे दैट इज आउटसाइड द हाउस और एक इनर विंड है जो कि उनके अंदर प्रेजेंट है और so let's get started. This house has been far out at sea all night. दिस हाउस किसको सिंबलाइज करता है? पीस को, कंफर्ट को, सेलेस्ट को, सेटिस्फेक्शन को. लेकिन उसके ऑपोजिट सी किसको सिंबलाइज करता है? डिस्ट्रक्शन को. मेटोनमी है हाउस एंड सी. एक्चुअली सी जो है वो डिस्ट्रक्शन को शो करता है, जो नाइट है वो प्रॉब्लम्स एविल्स को सिंबलाइज करते हैं, क्योंकि इविल जो होती हैं वो नाइट के टाइम ट्रैवल करते हैं, डार्कनेस में ट्रैवल करती हैं. तो इस वजह से इसको इविल्स के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ सिंबलाइज किया जाता है. तो एक ही लाइन के अंदर हमें 3 डिफरेंट वर्ड्स को सिंबलाइज डिफरेंट मीनिंग में किया गया है कि एक घर जो हाउस है वो सारी रात कहाँ पर रहा है? सी पे. यानी कि एक घर जो कि सी के ऊपर है, अकेला है वहाँ पर. अब हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब जो समुद्र की लहरें होती हैं उसके ऊपर अब अगर कोई चीज़ होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो वो भी उसके साथ ही हिचकोले खाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब होती है अगर वेव्स डिस्टर्ब होती है. इसी तरह अगर सी में डिस्टर्बेंस आई है तो उसी तरह जो हाउस है उसके अंदर भी जो हाउस है वो भी वैसे ही हिलता है. सो द वुड्स क्रैशिंग थ्रू डार्कनेस, द बूमिंग हिल्स. द वुड्स यानी कि जो फॉरेस्ट है या जो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज हैं वो टूट कर, क्रैश करके, टूट करके वो टूट रहे हैं, यानी कि जो दरख्त हैं सी के इर्द गिर्द, समुंदर के इर्द गिर्द, वो टूट रहे हैं डार्कनेस के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे नाइट है. द बूमिंग हिल्स यानी कि टेरिफाइंग नॉइसेस या बहुत खौफनाक सी आवाज़ आ रही हिल्स में से, जो कि समुंदर के इर्द गिर्द हिल्स हैं, या फिर आप कह लें जो पहाड़ हैं या जो चोटियां हैं वहाँ से अजीबो गरीब से आवाज़ें आ रही है. जो फर्स्ट 2 लाइंस है ना, इसके अंदर मेटाफर को एज अ इम्प्लाइड मेटाफर यूज़ किया गया है, यानी कि इसके अंदर से हमें जो मीनिंग है उसको खुद से इम्प्लाई करना पड़ेगा. लेकिन जो नेक्स्ट बाकी पोइम है उसके अंदर मेटाफर एज एन एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ किया गया है. किस तरह? क्योंकि मेटाफर जो है हर पूरी पोइम के लिए एक ही तरीके से यूज़ किया गया. जैसे हम ये 3rd लाइन का स्टार्ट है विंड्स. अब फर्स्ट 2 लाइन्स में उसने कहीं पे भी नहीं विंड का जिक्र किया या उसका नाम लिया, लेकिन अब 3rd में वो कह रहा है कि विंड्स टेम्पेडिंग द फील्ड्स अंडर द विंडो. अब पहले क्या था? ये सब कुछ क्यों क्रैश हो रहा था? वो जो वुड क्रैश हो रही है या फिर जो हिल्स में से आवाज़ आ रही है विंड की वजह से. जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, जो तूफान आता है, या जब स्टॉर्म आता है ना, तो इसी तरह हिल्स वगैरह में से आवाज़ें आती है और जो दरख्त वगैरह होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं. आंधी जब आती है तब टूटते हैं ना हमारे इर्द गिर्द भी दरख्त. इसी तरह उसने एक सी के इर्द गिर्द जो हिल्स हैं और जो दरख्त हैं उसको, उसकी इमेजरी क्रिएट की है. फिर उसने कहा है कि वो विंड जो है, स्टेम्पेडिंग का मतलब होता है कि जिस तरह एनिमल्स बहुत तेज़ी से अगर उनका हर्ड है वो भाग गए और वो भागने लग जाए एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो वो नीचे कुछ नहीं देखते हैं और वो हर चीज़ को अपने नीचे रोनते चले जाते हैं. इसी तरह उसने कहा है जो विंड है, जो हवा है, वो भी अपने नीचे कुछ नहीं देख रहा. स्टैम्पडिंग द फील्ड, उसको रोनते हुए फील्ड्स को, जो नीचे उसके जो एरिया है कहाँ पर? विंडो के नीचे, यानी कि जो घर है. अब यहाँ पे जो घर भी है ना, वो हम 2 तरीके से इसको इम्प्लाई मीनिंग कर सकते हैं. एक तो सी के ऊपर सेंटर में कहीं पर है, दूसरा सी के पास कहीं पर अकेला घर जो है वो पाया जा रहा है, जिसके नीचे जो है फील्ड्स हमें देखने को मिलती है, यानी कि घास वगैरह उगी हुई है या ग्राउंड है, कोई एरिया है. तो विंड, उसकी घर की जो विंडो है उसके नीचे विंड इस तरह तेजी से गुजरी है जिस तरह के एनिमल्स का जो हर्ड होता है वो बहुत तेजी से बगैर इर्द गिर्द अपने कुछ भी देखे हर चीज को अपने नीचे क्रश करता हुआ गुजर जाता है. और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है. फ्लाउंडरिंग ब्लैक एस्ट्राइड एंड ब्लाइंडिंग वेट. और फ्लाउंडरिंग यानी हेल्पलेस वे में या डिफिकल्ट वे में, जो ब्लैक एस्ट्राइड यानी कि इम्बैलेंस
सा होता है। और एंड ब्लाइंडिंग वेट, ब्लाइंडिंग किस तरह, जो विंड होते हैं, विंड के अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी होते हैं जो कि हमारी आंखों में डलते तो हमारी आंखों को ब्लाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि वो जो विंड है वो स्टैम्पेडिंग, ये बहुत तेजी से वो गुजरी है और वो आंखों को जिस तरह के अंधा कर देगी। टिल डे रोज, कब तक, जब तक सुबह होती है तब तक वो यही सब कुछ तूफान ही चलता रहा है। देन अंडर एन ऑरेंज स्काई, ऑरेंज स्काई कब होता है, जब सुबह, अगर आप लोगों ने सुबह सूरज निकलता वक्त देखा है ना, कि अभी सूरज बिल्कुल निकल ही रहा है तो आसमान जो है वो ऑरेंज कलर का लग रहा होता है, जो स्काई होता है वो ऑरेंज कलर का लग रहा है जब तक सूरज ने बिल्कुल ऊपर को नहीं आ जाना। तो यहाँ पर यही बात करें कि जो हॉरिजन होता है या वो जो आसमान होता है वो डॉन के वक्त ऑरेंज लग रहा होता है, जो स्काई होता है। द हिल्स हैड न्यू प्लेसेस एंड विंड wielded ब्लेड लाइट। अब यहाँ पे वो क्या करे, हिल जो थी उन्होंने नई जगह बना ली है, नई प्लेस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जब आंधी या तूफान आते हैं, जब हम रात को आंधी तूफान आते हैं, जब हम सुबह को उठ के देखते हैं तो हर चीज दरहम भरम हुई होती है, डिस्ट्रक्ट हुई होती है, मतलब हर चीज जो होती है वो क्रश हो गई होती है। और अगर दरख्त सीधा था या हिल्स जो थी, हिल्स के ऊपर कोई पत्थर वगैरह थे वो कहीं पे गिर गए। अब ये तो एक तरह से हाइपरबली यूज की गई है ना, कि हिल जो है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और पे चली गई, यानी कि जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल दरख्त ही थे, दरख्त सीधे थे, अब दरख्त जब नीचे गिर गया उसने अपनी प्लेस चेंज कर ली, अपनी जगह चेंज कर ली है, जहाँ पे वो पहले था वो वहां पे नहीं है। और जो चीजें होती हैं वो उड़ के और तूफान के साथ ही वो बह जाती हैं साथ ही, और उड़ती उड़ती अपनी जो जगह है वो चेंज कर लेती। इसी तरह उसने कहा है कि सुबह जब हुई, जब डॉन का वक्त है, पहले उसने रात का वक्त बताया, अब डॉन का वक्त टाइम बता रहा है वो यहाँ पे, कि हिल जो थी वो नई प्लेसेस पे आ गई। जो विंड है, विल्डेड, विल्डेड का मतलब होता है यहाँ पे वो अपनी जो पावर है, विंड अपनी एबिलिटी, जो पावर है उसके जो फोर्स है, इंटेंसिटी है, उसको यूज कर रही है। और जिस तरह के ब्लेड लाइट होती है उसके अंदर, जब एक नोकदार और नुकीली जो चीज होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो हर चीज को काटते हुए जा रही होती है, यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई कर दिया हुआ है विंड को। विंड को किस तरह पर्सोनिफाई किया कि जिस तरह एक ब्लेड लाइट है उसके अंदर, और ल्यूमिनस ब्लैक एंड एमरल्ड फ्लेक्सिंग लाइक द लेंस ऑफ अ मैड आई, हर चीज को वो काटती हुई अपने साथ ब्लेड की तरह काटती हुई जाए जा रही है। ल्यूमिनस यानी चमकती हुई, ब्लैक, यहाँ पर जो आयरन होता है ना वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा होता है, तो वो डिस्ट्रक्शन की इलामत होता है कि एजेस जो होते हैं उसके बहुत शार्प है, तो उसकी ब्लेड लाइट की शार्प है उसकी बहुत ज़्यादा, और वो ल्यूमिनस है क्योंकि उसके जो एजेस हैं वो बहुत शार्प है। और ब्लैक है, आयरन का बना हुआ है। एमरल्ड का मतलब होता है एक तरह का स्टोन, पत्थर टाइप होता है, ग्रीन कलर का। तो वो कह रहे इस तरह लग रही है विंड, जिस तरह की फ्लेक्सिंग यानी कि शो कर रही है हमें, या प्रिपेयर करिए अपने नेक्स्ट अटैक के लिए। किस तरह अपने आप को शो करिए, लाइक द लेंस, लेंस का मतलब लेंस ऑफ अ मैड आई, किसी जुनून वाली जिनकी आंखें होती है ना, उनकी आंखों, उनकी नजरों जैसा लग रहा है। कि वो हमें पता लग जाता है जब हम, फॉर एग्जांपल कलर लेंस अगर किसी ने लगाया तो हमें देख कर पता लग जाता है कि इसने लेंस लगाए होते हैं। तो इसी तरह जो विंड है वो अंधों की तरह जो है, बगैर कुछ देखे हर चीज को डिस्ट्रक्ट करते हुए, हर चीज को क्रश करते हुए वो आगे बढ़ी जा रही है, अटैक करी जा रही है। उसके लिए जो सारी, जो जितनी भी चीजें हैं ना, उसके लिए सब बराबर है। उसने नहीं देखना कि अच्छी चीज है बुरी चीज है, उसने सबको तबाह करते हुए गुजर जाना है। इतना तेज तूफान और इतनी जो तेज है, अब वो हवा चल रही है। इसी तरह उसने हाउस को भी ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन अभी तक वो हाउस के करीब नहीं आई, यानी हाउस को अभी तक उसने डिस्ट्रॉय नहीं किया। एट नून, पहले क्या टाइम था, नाइट। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या टाइम था, डॉन का। थर्ड स्टेंजा में नून आ गया, यानी अब दोपहर आ गया। एट नून, दोपहर के टाइम। आई स्केल्ड, का मतलब होता है क्लाइंब्ड। आई स्केल्ड अलोंग द हाउस साइड एज फार एज द कोल हाउस डोर। अब वो क्या कह रहा है कि पहले हमें नहीं बताया कि वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है। अब उसने अपने आप को मुखातिब किया, अपने आई का यूज़ किया, उसने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया है कि मैं क्लाइंब करके कहाँ पर गया, कोल हाउस डोर के पास, जहाँ पर जो इंग्लैंड या वेस्टर्न साइड होती है वहाँ पे, जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे एक प्रॉपर रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे कोल को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि उनको आग जलानी पड़ती है। तो वो कह रहा है कि मैं क्लाइंब करके कहाँ तक गया,
वो कमरे तक जहाँ पर कोल रखी गई है. Once I looked up through the brunt wind that dented the balls of my eyes, the tent of the hills drummed and strained its guy rope. अब वो क्या कह रहे हैं, जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, I looked up, मैंने ऊपर की तरफ देखा, through the brunt wind यानी हार्श विंड जो है उसने डेंट डाल दिया था. हाइपरबली का यहाँ पे यूज़ किया गया क्योंकि बॉल्स आई बॉल, उसने क्या कहा कि डेंट डाल दिया किसके अंदर, आई बॉल्स के अंदर. अब आई बॉल के अंदर तो कोई चीज़ डेंट नहीं डाल सकती, उसने तो यहाँ पे एज अ कह लें कि मेटाफर यूज़ किया है या फिर उसने पर्सोनीफाई यहाँ पर कर दिया, हाइपरबली का इस्तेमाल किया है. क्योंकि जब डेंट डलता है ना, कोई स्टील की, आयरन की या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर डेंट डलता है अगर उसके ऊपर हैवी सी चीज़ आके गिरे. इसी तरह उसने कहा जो आई बॉल है यानी जो आंखें, मेरी आंखों के अंदर वो आके बजी, यानी कि हवा विंड बजी है कि उसने अंदर डेंट डाल दिया है. और उसने क्या देखा है वहाँ पे, द टेंट ऑफ द हिल्स, जो हिल्स के टेंट हैं वो ड्रम्ड हो गए यानी स्ट्रेंड हो गए. स्ट्रेन यानी खिंचाव पड़ गया, उसके अंदर तनाव का शिकार हो गया. इट्स गाय रोप. गाय रोप का क्या मतलब होता है, वो रोप जो कि टेंट को टाई अप करने के लिए यानी टेंट को जोड़ने के लिए फ्लोर के साथ ना एक रस्सी जो होती है वो लगाई जाती है. अब यहाँ पे जो हिल्स हैं वो दो हम इसमें से पर्सपेक्टिव निकाल सकते हैं. एक तो हिल्स के ऊपर कोई टेंट लगा हुआ है वो उखड़ गया, लेकिन इतनी हवा में तो वो रह नहीं सकता था, इसी वजह से इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है जो हिल्स हैं उसकी जो साइड्स हैं वो भी एक तरह से टेंट के जैसी लग रही होती है, जिस तरह रोप को, रस्सियों को बांधा जाता है टेंट को फर्श के साथ, ज़मीन के साथ. इसी तरह वो कह रहे हैं कि उसके जो साइड है वो भी अफेक्टेड हुई हैं, वहाँ से भी चीज़ें टूट के गिरी हैं और उसके अंदर भी तनाव का वो शिकार हुई है और डिस्ट्रक्ट हुई है. हिल्स भी, माउंटेन्स भी. हिल्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पावरफुल. लेकिन उसने कहा है कि विंड उससे भी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसने उस हिल की जो गाय रोप थी जिसने उसको जकड़ के पकड़ के रखा हुआ था उसको भी तोड़ दिया है. तो विंड की पावर यहाँ पे दिखाई गई है. द फील्ड्स क्विवरिंग, द स्काईलाइन अ ग्रिमेस. फील्ड जो हैं यानी कि जो खेत हैं, जो हरियाली है, जो घास है, जो भी चीज़ है, ज़मीन है, ग्राउंड है, वो ट्रेम्बल यानी कि कांप रहा है. यहाँ पे भी पर्सोनीफाई कर दिया उसने क्विवरिंग क्योंकि इंसानों की क्वालिटी होती है. तो फील्ड जो है वो कांप रही हैं. जो स्काई लाइन यानी जो हॉरिजन है, हॉरिजन होता है आसमान और ज़मीन का जो मिलाप होता है ना, उसको हॉरिजन कहते हैं. स्काई लाइन अग्रिमेस, वो भी डिस्कम्फर्ट में है और पेन में है, यानी कि ट्विस्ट. और इसका एक और मतलब होता है ट्विस्टेड. जो स्काई लाइन है वो भी ट्विस्ट कर गई है. अब स्काई लाइन यानी जो हॉरिजन है वो ट्विस्ट हो जाए यानी वो उल्ट जाए तो क्या होगा, ज़मीन और आसमान की जो एक बैलेंस है वो भी हिल जाएगा, वो वैसे नहीं रहेगा जिस तरह वो पहले था. तो यहाँ पे वो इंटेंसिटी को शो कर रहा है हमें. अगर उसने विंड को एक पावरफुल एंटिटी यूज़ किया ना तो उसकी जो लैंग्वेज है हमें उसके अंदर भी फोर्स नज़र आती है. विंड फोर्स एक अलहदा है लेकिन उसने विंड की फोर्स के साथ साथ अपनी लैंग्वेज भी एक फोर्सफुल, एक फोर्स वाली लैंग्वेज यूज़ की है. और इसके अंदर जो आइडिया है, आइडिया ऑफ स्ट्रगल है दो चीज़ों का, विद द नेचर एंड विद इन द नेचर. अब विद इन द नेचर तो हमने देख लिया ना कि नेचर के अंदर उसने दरख्तों को, हिल्स को भी तबाह कर दिया, उसने वुड्स को भी, यानी कि उसने दरख्त को भी तोड़ दिया, उसने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय करता हुआ, क्रश करता हुआ, फील्ड्स को क्रश करता हुआ आ रहा है वो. ठीक है, अब हम लास्ट टू स्टेंजास के अंदर हम देखेंगे कि विद द नेचर किस तरह वो स्ट्रगल हम कर रहे हैं, करता हुआ वो दिखाएंगे. सो एट एनी सेकेंड टू बैंग एंड वैनिश विद अ फ्लैप. जिस तरह कि किसी भी वक्त जो होता है ना, बूम बैंग फटेगा, हॉरिजन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा विद अ फ्लैप. और एक ही लम्हे में हर चीज़ जो है वो तहस नहस बर्बाद हो जाएगी, डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, ज़मीन और आसमान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा. क्योंकि हॉरिजन जो है, जो जिसने उन दोनों चीज़ों को मिलाया हुआ है वो ही नहीं रहेगा, वो ही ट्विस्ट कर जाएगा, वो ही उलट जाएगा, वो ही पलट जाएगा. द फील्ड, द विंड फ्लंग अ मैगपाई away and a black back gull bent like an iron bar slowly. जो विंड है यानी कि जो हवा है, मैगपाई यानी कि एक बर्ड है, वाइज बर्ड. उसने क्या कहा है कि जो हवा है उसके अंदर जो एक वाइज बर्ड असल में कहा जाता है मैगपाई को, एक टाइप ऑफ बर्ड है जो जिसको
तमाम बर्ड्स में वाइज माना जाता है, अक्लमंद माना जाता है, उसको भी वो उड़ा के कहीं और फेंक देगी। और जो ब्लैक बैक गल है, यानी कि जो सीगल है, सीगल असल में वाइट कलर की होती है, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज है ना उसके अंदर हमें देखने को मिलता है सीगल की जो बैक होती है वो ब्लैक होती है, तो यहाँ पे उसको रेफर किया गया है। तो कहा है कि सीगल भी इस तरह बेंट कर जाएगी, मुड़ जाएगी, जिस तरह एक मोटा आयरन बार होता है ना, वो अचानक से नहीं ट्विस्ट करता। एक सीधा अगर आयरन बार है उसको मोड़ते मोड़ते आहिस्ता आहिस्ता मुड़ेगा, बड़ी मेहनत लगेगी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले पहले तो नेचर हर चीज को तोड़ती हुई आ रही है, लेकिन आयरन को मोड़ते हुए उसको टाइम लग रहा है, लेकिन वो मोड़ फिर भी पा रही है। उसको चैलेंज तो आयरन बार ने कर दिया, लेकिन आयरन बार फिर भी हारी है, विंड जीत रही है, क्योंकि उसको उसने ट्विस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिमिली का यूज किया गया, उसने आयरन बार किसको कहा था, मैगपाई को और ब्लैक बैक गल को कहा है। द हाउस, द हाउस, ये जो एंड पे लिखा है ना, इसको पंक्चुएशन मार्क के बाद उसको कहते हैं सियूरा, यानी कि पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है, और जो आइडिया था वो नेक्स्ट लाइन के साथ कंटिन्यू हुआ है। द हाउस रैंग लाइक सम फाइन ग्रीन गॉबलेट इन द नोट दैट एनी सेकेंड वुड शैटर इट। अब हाउस, ये जो घर है, रैंग आवाज आई, लाइक किस तरह आवाज आई, जिससे ग्रीन गॉबलेट, गॉबलेट होता है वाइन जार, जिस जो कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो उसने कहा इस तरह आवाज़ है, ये उसकी नोट, नोट का मतलब होता है डेलिकेट वॉइस, बड़ी धीमी सी और जैसा कांच की और डेलिकेट सा, जब शीशा टूटते हैं ना उसकी आवाज़ और होती है, और हर शीशे की टूटने की भी आवाज़ डिफरेंट होती है। और इस वजह से उसने प्रॉपरली किसका कौन सा वर्ड यूज़ किया, ग्रीन गॉबलेट वाइन जार, जिसके टूटने से, शैटर होने से आवाज़ आई है, नोट आई है। उसने बहुत फाइन ग्रीन गॉबलेट के टूटने की आवाज़ सुनी है। उसने कहा कि घर जो है उसकी आवाज कैसी आई, जिस तरह के वाइन जार टूटा है, बहुत डेलिकेट सी। नाउ डीप इन चेयर्स इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट फायर, नाउ डीप इन चेयर्स का मतलब होता है बड़ी कंफर्टेबल चेयर्स के ऊपर बैठे हुए, जैसे सोफा टाइप होता है, इन फ्रंट ऑफ अ ग्रेट फायर। अब फायर जो होती है, अब ठंड का मौसम है, तब तो वो वार्मथ और कंफर्ट का एलिमेंट होता है विंटर्स के अंदर, जो उसके रिहायशी होते हैं, जो डिवेलर्स होते हैं उस हाउस के। लेकिन यहाँ पर उसने ग्रेट फायर का यूज किया, वर्ड यूज किया, यानी कि ऐसी फायर जो कि अब कंफर्ट नहीं दे रही है। हालांकि वो बैठे वहां पर क्यों है, कंफर्ट लेने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वो ग्रेट फायर के, एक ग्रेट फायर के सामने बैठे हैं। वो ग्रिप आवर हार्ट्स एंड कैन नॉट एंटरटेन बुक थॉट। और वो कह रहे हैं कि हम ग्रेट फायर के सामने बैठे हैं तो हमने अपने दिलों को पकड़ लिया है। पहले उसने आई का इस्तेमाल किया था, यानी सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया था। अब उसने प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी का यूज किया है, यानी कि उसके साथ कोई और भी वहां मौजूद है, और उन दोनों ने अपने दिलों को पकड़ लिया कि ये सारी जो तबाही है उन सबको देखकर। पहले तो घर के बाहर थी तबाही, लेकिन अब फायर जो है उनके घर के अंदर भी है, जो कि ग्रेट फायर है। और वो अब अपने आप को इंटरटेन एक दूसरे को नहीं कर सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते हैं, ना एक दूसरे के ख्यालात को इंटरटेन कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के जो ख्यालात हैं, और ईच अदर, नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं और ईच अदर, ना एक दूसरे को इंटरटेन कर सकते हैं। अब एक चीज़ क्या होती है, जब हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है ना आपस में दो लोगों का, और वो एक दूसरे को कंफर्ट कर पाते हैं, बाहर जितना मर्जी तूफान आ जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि वो एक दूसरे को इंटरटेन नहीं कर सकते, एक दूसरे के ख्यालात को अग्री नहीं उन पर कर सकते, एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर सकते, एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते। क्यों, कब इस तरह होता है, जब आपस में कंफ्लिक्ट होता है उनके रिलेशनशिप में। जो कंफ्लिक्ट होता है वो हर चीज़ तबाह कर देता है, जिस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट ने उनके घर को तबाह कर दिया। एक डिस्ट्रक्शन तो विंड ने बाहर पैदा की है, लेकिन एक विंड उनके अंदर भी है जिसने उनके रिलेशनशिप को तबाह कर दिया है। और वो विंड जो कि अब सेटल डाउन नहीं हो सकती, वो क्या कह रहे हैं, कैन नॉट एंटरटेन ईच अदर, कि अब ये जो तबाही आनी थी वो आ चुकी है उनके दिलों में, दिलों को वो पकड़ के बैठ चुके हैं, क्योंकि दिलों में जो है बहुत ज़्यादा खलिश आ गई, वो एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। We watched the fire blazing, हमने देखा है आग को, हर चीज जलाते हुए, यानी कि उनके रिश्ते को जलाते हुए। and feel the roots of the house move but still on, कि हर चीज को तबाह करने के लिए वो तैयार है। हाउस की जो बुनियादें हैं, रूट्स हैं, उनको
जो कि एक घर को मजबूती से पकड़ के रखती है ना, वो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं घर की, जो नीचे नींव डाली जाती है, उसको अब तबाह करने को है। बट सिट ऑन कि कुछ भी अब रिजॉल्व नहीं हम कर सकते। सीइंग द विंडो ट्रेम्बल टू कम इन, हम बैठे हुए हैं दिल को पकड़ कर, और हम बस इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो विंडो को तोड़ते हुए विंड जो है वो अंदर आ जाएगी, वो घर के अंदर आ जाएगी। हियरिंग द स्टोन्स क्राई आउट अंडर द हॉरिजन, हॉरिजन जो है बाहर बाहर जो है पत्थर वो गिरेंगे, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, मतलब कुछ भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे, उनको रोकने की भी बेशक कोशिश कर रहे हो कि आप लोग अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लो, लेकिन अब वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि वो जो विंड है, वो जो हर चीज को जिसने तबाह कर दिया, उनके रिलेशनशिप को तबाह कर दिया, उनके दरमियान जो सब कुछ था वो खत्म हो चुका है। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स या एक दूसरे का जो ख्याल रखना है या एक दूसरे के दरमियान में जो बॉन्ड था वो खत्म हो चुका है। अब वो अपना रिलेशनशिप पे कम्प्लीटली तौर पर या अपने हाउस को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करते हुए देख रहे हैं कि बस कुछ ही लम्हे में वो जो विंड है जो विंडो से अंदर आ जाएगी, विंडो को तोड़ते हुए। वो अभी भी वो जो एक पॉइंट है ना कि बिल्कुल ही रिलेशनशिप ख़त्म करने वाला, कि एक तरह से कि हम सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, उसका बस इंतज़ार करें। और क्योंकि उसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि उन्होंने आराम से वो बैठ गए हैं, वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये जो डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म है, हमें एक तो लेवल देखने को मिलता है ना कि विंड ने हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर दी, ये सरफेस लेवल होता है। लेकिन जब हम पोएम पढ़ रहे होते हैं ना, या पोइट जो होता है उसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक सरफेस लेवल पर, एक डीपर लेवल भी था। अब ये जो रिलेशनशिप के अंदर कन्फ्लिक्ट है, वो पोइट और उसकी वाइफ का हो सकता है या किसी और पर्सन का हो सकता है, उनका इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट का जिक्र है एक डीपर लेवल में, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है टेड ह्यूज जो हैं, उनकी वाइफ के साथ उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, बल्कि इनकी जो वाइफ थी लिविया प्लेथ, उन्होंने 30 इयर्स की एज में सुसाइड कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि मेरे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। वो बहुत एक फेमस राइटर थी और बहुत बड़ी पोइट थी। इस पोएम के अंदर हम ये भी मीनिंग निकाल सकते हैं कि इसमें पोइट ने अपना और अपनी वाइफ का रिलेशनशिप बताया है कि हर चीज़ जो थी एक गाय रोब जिसने उनके रिश्ते को मजबूती से पकड़ रखा था, एक तूफान विंड ने आके सब तबाह कर दिया, ठीक है, उखाड़ के रख दिया। उनके जो कन्फ्लिक्ट थे इतने बढ़ गए कि उनको रिजॉल्व ही नहीं वो कर सके। स्टॉर्मी एंड अनप्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप है स्पीकर के दरमियान में और जो सेकंड पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, और यही एक्चुअल स्टॉर्म है और यही एक्चुअल विंड है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पोइट है वो प्रोटेगनिस्ट है और विंड जो है वो एंटागोनिस्ट है इस पोएम में, क्योंकि विंड एंटागोनिस्ट का क्या काम होता है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दे, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा, और इसी तरह विंड ने उनके रिलेशनशिप को तबाह कर दिया। और जो छोटे छोटे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, अगर उनको रिजॉल्व ना किया जाए तो एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाए, कम्युनिकेशन गैप आ जाए, तो हर चीज़ तबाह हो जाती है और वही तबाही का बेसिकली बायस बन जाती है। So it's all about the poem. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please click on the like button, comment and share it. Thank you so much.